आरबीएससी 10th क्लास के हर एक विषय का अध्ययन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हेलो बच्चों, मैं विनोद देवड़ा लेके आया हूँ फिर आपके लिए ऑनलाइन स्कूल के माध्यम से साइंस की वो क्लास जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4। आपको मैं बता दूं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से हम निःशुल्क रूप से आपको बोर्ड के जो साइंस सब्जेक्ट है उसके कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं जो आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क हैं। हमारे वीडियो में आपको एक एक टॉपिक को बिल्कुल परफेक्ट रूप से समझाया जा रहा है। आप हमारे पिछले वाले वीडियो जाके लिंक जो दिए गए वीडियो में वहाँ जाके उनके ऊपर जाके आप उन वीडियो को देख सकते हो, समझ सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें तथा उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो अभी तक कोचिंगों से वंचित हो रहे हैं, दूर रहे हैं, जिनको अभी लगता है कि अभी भी हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, अभी भी उनके पास टाइम है कि वो बोर्ड के एग्जाम अभी थोड़े दूर हैं और अभी भी जिनको लगता है कि हम अच्छे परसेंटेज बना सकते हैं, वो जरूर हमारे वीडियो को देखें और समझें। हमारे वीडियो में सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। जिन किसी को भी लगता है कि मुझे अब रिवीजन की जरूरत है वो भी आके हमारे वीडियो को देख सकता है। ठीक है, आप व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा पे हमारे वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। नाउ वी डिस्कस आवर चैप्टर नंबर 4, इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप। ओके, प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। हमने चैप्टर नंबर 1 में भोजन एवं मानव स्वास्थ्य पढ़ा, चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा मानव तंत्र, चैप्टर नंबर 3 में हमने मेंडलवाद को पढ़ा, चैप्टर नंबर 4 में हम उसी इन्हीं तीन जो चैप्टर पढ़े उनका थोड़ा कंक्लूड रूप से चैप्टर नंबर 4 है। जो हमने मानव तंत्र पढ़ा है उसका थोड़ा एक बचा हुआ पार्ट जो ब्लड ग्रुप, उसमें जो हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसका पूर्ण रूप से डिस्क्राइबर जो है वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। कैसे हमारा मानव जो तंत्र है वो प्रतिरक्षा दिखाता है, कैसे इम्यूनिटी सिस्टम जो हमारे यहाँ है, कैसे बाहर के आने वाले रोगाणु, शरीर के अंदर पनपने वाले रोगाणु से हमारा शरीर उनसे हमारे शरीर की रक्षा करता है, कैसे उनको मारता है, तथा हमारे शरीर में उपस्थित ब्लड ग्रुप जो है क्या वो सभी मानवों में एक जैसा है। कहने को तो रक्त लाल है, सबका खून लाल है, लेकिन उस लाल खून के अंदर बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो हमें एक दूसरे से डिफरेंट बनाते हैं। तो हम इस चैप्टर के अंदर वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हमारे ये जो चैप्टर है वो टोटल मार्क्स कंटेन करता है 4। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम के अंदर ये मार्क्स जो चैप्टर है वो 4 मार्क्स को कंटेन करता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी है और आपके लिए बहुत ही जरूरी भी है। ओके, 3 मार्क्स का ये चैप्टर कंक्लूड करता है। हम जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे और आपको मैं समझा दूंगा कि ज़्यादा कुछ नहीं, इस चैप्टर में थोड़ा सा प्रतिरक्षी समूह को समझना है, उसके बाद ब्लड ग्रुप को समझना है और पूरा का पूरा जो ये लेक्चर है आपका कंप्लीट कराएगा 3 मार्क्स को। ओके, हम देखते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो वर्ड आता है वो आता है प्रतिरक्षा। ओके, प्रतिरक्षा वर्ड है। इस वर्ड का मीनिंग क्या है कि प्रति प्लस रक्षा। किससे रक्षा? कि बाहर से या भीतरी जो शरीर में आए हुए रोगाणु हैं उनसे रक्षा कौन करेगा? हमारा इम्यूनिटी सिस्टम। ओके, उसके बाद इस इम्यूनिटी सिस्टम को जनरेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर काम करता है वो होता है अपना ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। ओके, तो हम इसमें यही पढ़ेंगे कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम प्रतिरक्षा समूह कैसे काम करता है और उस समूह में योगदान जो ब्लड ग्रुप का है वो कैसे रहता है। ओके, हम अब बात करते हैं कैसे, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन वाला बात है। मानव शरीर हर दिन अनेक रोगाणुओं से उद्भावित होता है रहता है, परंतु फिर भी ये बड़ी आसानी से रोगग्रस्त नहीं होता है। इसका प्रमुख कारण है रोगाणु उन्मूलन हेतु शरीर में उपस्थित प्रतिरोधक क्षमता। ओके, ये प्रतिरोधक क्षमता जन्मजात या उपार्जित हो सकती है। रोगाणुओं के उन्मूलन हेतु शरीर में होने वाली क्रिया तथा संबंधित तंत्र के अध्ययन को प्रतिरक्षा विज्ञान कहा जाता है। इस तंत्र में करोड़ों कोशिकाएं लसिका, प्रतिरक्षात्मक अंग जैसे अस्थि मज्जा, बोन मेरो, लसिका पर लिम्फ नोड्स, थाइमस, यकृत, लिवर आदि रक्त तथा लसिका क्रियाशील होते हैं। अब आपको बता दूं कि आपके दैनिक जीवन में मॉर्निंग से उठने से लेके शाम को सोने तक के पूरे जो आपका रूटीन चलता है उसमें रूटीन में आपका शरीर दिन भर अरबों खरबों रोगाणुओं से फेस होता है। ठीक है, आमने सामना होता है उनका, लेकिन फिर भी हम बीमार नहीं पड़ते। हम जब सांस लेते हैं तो वायुमंडल में उपस्थित हजारों लाखों जो रोगाणु हैं, फफूंद है, कवक है या बैक्टीरिया है या वायरस है, वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश जरूर करते हैं। हम जो भोजन करते हैं, हम जो टूथब्रश यूज करते हैं, हम जो साबुन यूज करते हैं, हम जो भोजन खाते हैं वो पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से उपस्थित नहीं रहता है। वो ऐसा नहीं है कि पूर्ण जीवाणु रहित है, ऐसा नहीं है। उसके अंदर जरूर बैक्टीरिया रहेंगे। उन बैक्टीरियाओं से या जीवाणुओं से या
वायरस से हमारा शरीर लड़ता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम उन रोगाणु से लड़के उनको बाहर भगा दिया गया है या उनको मार दिया गया है और हमारा शरीर रोगाणुओं से ग्रसित होने से बच जाता है। तो यही बात ये बोल रहा है कि हमारे दिन भर में जो रूटीन है उसमें अनेक रोगाणुओं से हमारा शरीर जो है आमना सामना होता है शरीर का, लेकिन फिर भी हम इजीली रोगग्रस्त नहीं होते हैं। हम हाईली जब हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कमजोर हो जाती है तब हम बीमार होते हैं। वो कमजोर होने के पीछे क्या रीजन है वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, कौन कौन से कारक है जो उसको कमजोर करते हैं, ठीक है। और हम ये भी पढ़ेंगे कि हमारे प्रतिरोधक जो क्षमता है वो इसमें कौन कौन से अंग काम में आते हैं, जैसा इसने इंट्रोडक्शन में बताया है कि अस्थिमज्जा, बोन मैरो, लसिका पर्व, थाइमस है, यकृत है, रक्त तथा लसिका, ये सारे शरीर के वो अंग है जो प्रतिरोधक क्षमता के अंदर काम आते हैं। तो ये एक बात डेफिनेशन आई है कि मानव शरीर अनेक रोगाणु से उद्वासित होता है परंतु फिर भी बड़ी आसानी से रोगग्रस्त नहीं होता। इसका प्रमुख कारण रोगाणु उन्मूलन तो शरीर में उपस्थित प्रतिरोधक क्षमता, ये प्रतिरोधक क्षमता जन्मजात या उपार्जित हो सकती है। जन्मजात मतलब जो प्रतिरोधक क्षमता हमारे बर्थ से, जन्म से हमारे शरीर के अंदर डेवलप हो रखी है। कैसे डेवलप हो रखी है? वो शरीर के हमारे अंगों से, ब्लड से, माता पिता द्वारा दिए गए जो जीन है उनसे। उसके बाद उपार्जित मतलब हमारे शरीर क्या है कि बाहर के रोगाणुओं से लड़ने के लिए हमारे, जब वो बाहर के रोगाणु शरीर में एंट्रेंस करते हैं तो उनके लिए पर्टिकुलर एक स्पेसिफाइड हथियार बनाता है। हथियार मतलब इन द सेंस जैसे मान लो कि एक बैक्टीरिया आया, उसका पहले से शरीर में जो प्रतिरक्षी तंत्र काम नहीं करता था, वो ऐसे एक सिंपल रूप से काम कर रहा था, लेकिन जैसे वो जीवाणु शरीर के अंदर आया तो जीवाणुओं को मारने के लिए शरीर के अंदर स्पेसिफाइड प्रतिरक्षी तंत्र का निर्माण होता है, ठीक है। तो वो होता है उपार्जित। ऐसे उपार्जित लक्षणों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे अपने वाले इस क्लास में, लेकिन आपको बता दूं कि कुछ लक्षण, कुछ जो प्रतिरोधक क्षमता है हमारी वो जन्मजात होती है, कुछ हमारा जब धीरे धीरे रूटीन में, डेली रूटीन जो चलता है उसमें हम उन रोगाणुओं से, उन जीवाणुओं से जब आमना सामना होता है तब हमारा शरीर उस जीवाणु से लड़ने के लिए खुद अपने अंदर उस प्रतिरक्षी तंत्र को विकसित करता है, ताकि वो जब भी जीवाणु हमारे शरीर के अंदर एंटर हो तब वो ऑटोमेटिकली हमारा प्रतिरक्षी तंत्र उसको मार दे। ओके नाउ, ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। ये बहुत सिंपल सी चीजें बताई है कि हम जो अभी इस चैप्टर पढ़ रहे हैं हमने सभी चीजें पढ़ ली है। हमने मानव तंत्र पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा। मानव तंत्र के अंदर जो भी सारे फैक्टर थे, तंत्र थे, चाहे वो पाचन तंत्र हो, श्वसन तंत्र हो, उत्सर्जन तंत्र हो, या तंत्रिका तंत्र हो, या जनन तंत्र हो, सारे तंत्रों को पढ़ लिया। उसके बाद सबसे बड़ी बात आई थी रक्त तंत्र पे। रक्त जो सिस्टम है वो हीमोग्लोबिन के अलावा जो पाचक रसों को ले जाने का काम करता है, उसके अलावा रक्त का एक काम और होता है, वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को दर्शाना। वो हमारे शरीर में आने वाले रोगाणुओं से लड़ने का काम करता है। कैसे करता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, अब देखो, शरीर में दो प्रकार के प्रतिरक्षा विधियां काम में करती है, ठीक है। कैसे? स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि, इननेट डिफेंस मैकेनिज्म, ये क्या होता है, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा आपका एक्वायर्ड, उपार्जित प्रतिरक्षी तंत्र। देखो, पहला था स्वाभाविक यानी जो हमें जन्म से मिला हुआ है, दूसरा हो जाएगा उपार्जित जो हम अपने जीवन काल में जैसे जैसे हमारे उन बीमारियों से सामना होगा, जैसे जैसे उन रोगाणुओं से हमारा सामना होगा, उन रोगाणुओं से लड़ने के लिए हमारे शरीर में बनने वाले जो प्रतिरक्षी तंत्र है वो होगा उपार्जित प्रतिरक्षी तंत्र, एक होगा स्वाभाविक प्रतिरक्षी तंत्र। तो हम पहले बात पढ़ेंगे स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि। इसमें कहते हैं ये जन्मजात प्रतिरक्षा विधि जिसमें अंतर्निष्ठ, ये सामान्य प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। इसे सामान्य की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि ये प्रतिरक्षा किसी भी विशेष रोगाणु से विशिष्ट रूप से रक्षा प्रदान नहीं करता, वरन ये सभी प्रतिजनों के विरुद्ध समान तरीकों से कार्य करती है। स्वाभाविक प्रतिरक्षा के लिए निम्न कारक सहायक होते हैं। देखो क्या होता है कि हमारे जन्म के टाइम हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो क्या करता है कि सभी रोगाणु जो भी शरीर के अंदर एंट्रेंस होते हैं, बाह्य या भीतरी, उन रोगाणुओं के लिए स्पेसिफाइड कोई भी प्रतिरक्षी तंत्र को जनरेट नहीं करता है। वो सभी रोगाणुओं से एक ही तरीके से फेसेस करता है, एक ही तरह से उनको लड़ने की कोशिश करता है। जब वो उन रोगाणुओं से लड़ने में नाकाम हो जाता है तो, या जो रोगाणु हमारे शरीर के अंदर एंट्रेंस हो जाते हैं, धीरे धीरे टाइम के साथ उन रोगाणुओं से लड़ने के लिए शरीर में बनने वाले जैविक जो परिवर्तन होते हैं कोशिकाओं के अंदर, रक्त कोशिकाओं के अंदर, या हमारे प्रतिरक्षी तंत्र के अंदर, उन जैविक परिवर्तनों के कारण स्पेसिफाइड एक प्रतिरक्षी तंत्र, जैसे मान लो कि आपके पास रेबीज का एक वायरस आया या पोलियो का वायरस आया,
ठीक है। तो हमारे पास शरीर में पहले से पोलियो के वायरस के लिए लड़ने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम जनरेट नहीं है। हमारा जो नेचुरल इम्यूनिटी सिस्टम है वो पोलियो से लड़ेगा जरूर, लेकिन स्पेसिफाइड पोलियो के वायरस से लड़ने के लिए हमारे शरीर के अंदर जन्म से प्रतिरक्षी तंत्र विकसित नहीं रहता है। इसीलिए हम पोलियो की खुराक लेते हैं। पोलियो की खुराक में क्या होता है, मृत या बहुत ही कम जीवित वायरस, पोलियो के वायरस हमारे शरीर में जाते हैं। जब वो पोलियो की खुराक में वायरस जाते हैं तो उन वायरसों को मारने के लिए या उन वायरसों के प्रतिरक्षी तंत्र पैदा करने के लिए हम वो पोलियो की खुराक लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी पोलियो का वायरस हमारे शरीर में कभी भी वातावरण से आएगा तो हमारे शरीर में पहले से तैयार प्रतिरक्षी तंत्र उसको मार गिराएगा। ये ऐसा सीन है कि जैसे एक देश दूसरे देश जो आसपास के देश हैं या वॉर टाइम में चल रहे हैं या लड़ने के या युद्ध के रूप में है, तो दूसरा देश पहले देश के जो हथियारों को देख के या उसकी क्षमताओं को देख के अपनी क्षमताओं को बढ़ाता है या तैयार रखता है। जैसे मान लो कभी भी युद्ध हो गया तो किस प्रकार हम उसके जो हथियार है या युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाली मशीनरी है उसको रोक सकते हैं या उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसी प्रकार पहले से जो प्री प्लान किया हुआ जो फेसेस है वो इसी प्रकार है कि हमें उस वायरस के, हमें उस देश के युद्ध में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के बारे में पता है, उनको हम फेस करने के लिए हमें ये मैकेनिज्म चाहिए। ठीक उसी प्रकार शरीर में अगर कोई वायरस, पर्टिकुलर वायरस हमारे शरीर में आता है तो एक बार तो पहले आ गया तो आ गया, जब एक बार आ गया तो हमारा शरीर उस वायरस के लिए स्पेसिफाइड प्रतिरक्षी तंत्र का निर्माण करता है। अब ये प्रतिरक्षी तंत्र क्या होगा कि जब कभी भी वो वायरस दोबारा शरीर में एंट्रेंस करेगा तो ये प्रतिरक्षी तंत्र उसको मार गिराएगा। ठीक है, तो पोलियो की खुराक में ऐसा ही होता है। जो भी हमारे टीके लगते हैं शरीर में, जो जन्मजात टीके लगते हैं या जन्म के बाद 5 साल तक जो लगते हैं, उन टीकों में यही रहता है कि जो वायरस है या जीवाणु है उनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर में पहले से प्रतिरक्षियों का निर्माण किया जाना। ठीक है, कि जैसे ही जब कभी भी वो रोगाणु या जीवाणु या वायरस हमारे शरीर में एंट्रेंस हो तो हमारा प्रतिरक्षी तंत्र तैयार रहे उन रोगाणु और जीवाणु से लड़ने के लिए। ओके, तो ये देखो, तो जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा तंत्र है वो होता है जन्मजात, जिसमें हमारा शरीर जो एक नवजात बच्चा है उसके बॉडी के अंदर जो माँ से दिए गए जो लक्षण है या फादर से दिए गए जो लक्षण है उनको लगता है स्पेसिफाइड, वो किसी भी स्पेसिफाइड विशेष प्रकार की बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम नहीं रहता है। ठीक है, उसके शरीर में हमें स्पेसिफाइड तंत्र को विकसित करने के लिए हमें उसको टीका लगाना पड़ता है, या धीरे धीरे जब वो बड़ा होता जाएगा तो बीमारियों से लड़ने की क्षमता उसके अंदर ऑटोमेटिक जनरेट होगी। वो कैसे होगी कि हमारा शरीर के अंदर सिस्टम ऐसा है कि पहली बार जो बीमारी आएगी वो हम उस लड़ने की कोशिश करेगा, नहीं लड़ पाएगा तो नेक्स्ट टाइम जब कभी भी तो हम उससे बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब कभी भी वो नेक्स्ट टाइम बीमारी या रोगाणु या जीवाणु शरीर में एंट्रेंस करेगा तो हमारा शरीर का प्रतिरक्षी तंत्र उसको मार गिराएगा, वो शरीर के अंदर एंट्रेंस भी नहीं होने देगा। ठीक है, तो ये स्वाभाविक है। ठीक है, अब स्वाभाविक में कौन कौन से होते हैं, जैसे भौतिक अवरोधक है, कौन से हैं, जैसे त्वचा है, नासिका छिद्र तथा अन्य अंगों में पाए जाने वाले क्या पक्षांब है और एक कक्षांब है। ये क्या होता है, या एक श्लेष्म उपकला है। ये जो है पक्षांब और कक्षांब है, ये क्या हमारे कोशिका के अंदर पाए जाने कोशिकांग है। ये क्या करते हैं कि बाह्य रोगाणुओं से लड़ने में सहायता करते हैं। इनकी जो डिजाइन ऐसी होती है कि ये एज ए फिल्टर काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, जैसे त्वचा है, त्वचा हमारे देखो, त्वचा हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने काम आती है, बाह्य रोगाणु को शरीर के अंदर प्रवेश करने का रोकने का भी काम करती है, तो एक एज ए दीवार का काम करती है, एज ए वॉल काम करती है। उसी प्रकार इन त्वचा शरीर में जैसे श्वास श्वसन के थ्रू हम श्वास ले रहे हैं, भोजन के थ्रू हम भोजन ले रहे हैं, तो हमारे भोजन नलिकाओं में, आमाशय में, इनमें जो कोशिकाएं पाई जाती है वो जो फिल्टर काम करती है। उन कोशिकाओं के अंदर ये पाए जाने वाले लगभग शरीर के सभी कोशिकाओं में पक्षांब और कक्षांब पाए जाते हैं। इनकी डिजाइनिंग थोड़ी एक जैसी रहती है लेकिन आकार बड़ा या छोटा रहता है। ठीक है, इसके बारे में जब आप बड़ी क्लासों में बायोलॉजी लोगे तब उसके बारे में कक्षांब और कक्षांब के बारे में बताया जाएगा। आपको इंट्रोडक्शन के रूप में बता दूं कि ये कोशिका का पार्ट है, कोशिकांग है, जो क्या करता है, इनकी डिजाइनिंग इस प्रकार रहती है कि ये एज ए फिल्टर काम करता है, जो रोगाणुओं को फिल्टर करने के लिए शरीर में उपस्थित रहता है। ठीक है, ये भी दीवार का काम करता है। ठीक है, उसके बाद रासायनिक अवरोधक जैसे आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल, आपको पता है हमने जब पाचन तंत्र पढ़ा था तो हमें पता चला कि जो भोजन किया है सबसे पहले आमाशय में पहुंचता है, और आमाशय में रस, जो आमाशय का रस है वो क्या था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, वो उस भोजन में उपस्थित सारे जीवाणु को मारने का काम करता है। ठीक है, तो आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल, आमाशय में योनि का अम्लीय वातावरण। ठीक है, आमाशय में और योनि में जो अम्लीय वातावरण होता है, ताकि उस अम्लीय वातावरण में कोई भी जीवाणु या बैक्टीरिया जीवित ना रहे, कोई भी उस मार्ग से सीधा शरीर के अंदर प्रवेश ना करे। ओके, उसके बाद देखो
त्वचा पे पाए जाने वाले रासायनिक तत्व, हमारे जो त्वचा है, स्किन है, उसके ऊपर स्पेसिफाइड रासायनिक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के, अब देखो त्वचा के अंदर आपको पता है बहुत ही सूक्ष्म सूक्ष्म छिद्र होते हैं, बहुत ही बारीक, जो रूह केस है अपनी, जो अपने हाथों में या जो पैरों में जो स्किन पे जो बाल पाए जाते हैं, उन केस छिद्रों में जीवाणु या बैक्टीरिया का जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उन जीवाणु बैक्टीरिया को जाने के रोकने के लिए हमारे इस बॉडी स्किन पे स्पेसिफाइड रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। ऐसे समझ लो कि हाँ, एक एज ए क्रीम है, जो एंटीसेप्टिक क्रीम है, जो हमारे शरीर में आने वाले बाह्य रोगाणु को रोकने का काम करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार देखो विभिन्न देह तरलों में पाए जाने वाले रासायनिक तत्व जैसे लार, अश्रु, पसीना इत्यादि। अब देखो विभिन्न देह तरल यानी शरीर से निकलने वाले तरल कौन कौन से? लार है, हमारे लार में भी बहुत सारे केमिकल पाए जाते हैं जो भोजन के साथ मिलके या पाचन के रूप में जाके हमारे भोजन में आए हुए सभी बैक्टीरिया, जीवाणु, हम मुंह खोलते हैं, सांस लेते हैं, बोलते हैं, तब हम अनेक प्रकार के जीवाणु हमारे मुंह के मार्ग से होते हुए पेट में पहुंच सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए लार में भी स्पेसिफाइड केमिकल जो पाए जाते हैं वो क्या करते हैं? इन रोगाणुओं से लड़ने में सहायता करते हैं। अभी हम भौतिक अवरोधों के बारे में पढ़ रहे हैं नाउ। ठीक है, अब दूसरा है कोशिका अवरोधक। कैसे? कि भक्षण क्रिया में सक्षम कोशिका जैसे मैक्रोफेज, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल कोशिका आदि, साथ ही साइनोटॉक्सिक्स और कोशिका जैसे प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। आपको याद होगा हमने ब्लड ग्रुप के अंदर WBC के बारे में पढ़ा था, व्हाइट ब्लड सेल्स, उनके बताया था कि वो भक्षक कोशिकाएं कहलाती है। भक्षक कोशिकाएं क्या करती है कि बाहर से आए हुए रोगाणुओं को जो हमारे बॉडी के अंदर एंट्रेंस हो चुके हैं, चाहे वो श्वसन के माध्यम से हो, चाहे वो भोजन के माध्यम से हो, एंटर हो गए और शरीर के कोशिकाओं मतलब अंगों तक पहुंच गए हैं। उन अंगों तक पहुंचने के बाद भी जो हमारा ब्लड है वो उनको मारने की क्षमता रखता है। और वो मारेगा कौन? WBC। इसीलिए हमने बताया था ना कि WBC हमारे शरीर की वो सेना है जो हर प्रकार के रोगाणुओं से हमारी सुरक्षा करती है। तो उन्हीं WBC के में से कुछ कोशिकाओं, हमने उन कोशिकाओं के प्रकार भी पढ़े थे, आप वीडियो में लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। उन्हीं वीडियो के माध्यम से हमने जो पढ़ा था तो उसमें कुछ एग्जाम्पल आए थे, उनमें ये नाम भी थे, मोनोसाइट है, न्यूट्रोफिल है, मैक्रोफेज है, ये कोशिकाएं, इनको कोशिकाओं को बोलते हैं भक्षक कोशिकाएं। ये रोगाणुओं का भक्षण करती है, उनको मार देती है और खा जाती है। समझिए मैं यही बात आपको। ठीक है, अब बात करते हैं हम, दूसरा है ज्वर सूजन। ज्वर सूजन का मतलब ये है, आपको पता है कि मौसम चेंज होता है तब आपको एक हल्का सा बुखार आता है। बुखार कोई वायरल, कोई विशिष्ट स्पेसिफाइड वायरस के थ्रू नहीं होता है। हमारा शरीर जो मौसम के परिवर्तन के लिए अपने आप के अंदर जो चेंजेस करता है, उस चेंजेस को दिखाने के लिए, व्यक्त करने के लिए कि भाई अब मौसम चेंज हो रहा है तो शरीर को कुछ टाइम लगता है। तो हम वो जो शरीर का जो कन्वर्जन है टेम्परेचर के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। उस टाइम पीरियड में हमारी बॉडी एक थकान महसूस करती है और हमें ऐसा लगता है हमें बुखार आ गया है। तो उसका एग्जाम्पल यही है कि उस ज्वर आने के दौरान वो भी हमारे शरीर के अंदर बाह्य भौतिक परिवर्तनों से हमारी रक्षा करता है। अब बात आती है जो दूसरा है उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। अब हम बात करेंगे जो प्रतिरक्षा तंत्र हमने जो जन्म के बाद टाइम के साथ एक्वायर्ड किया है या ग्रहण किया है, कौन कौन से हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये अनुकूली अथवा विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहलाती है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा में एक पोषक किसी विशेष सूक्ष्मजीवी या बाह्य पदार्थ के प्रति अत्यंत विशिष्ट प्रघात करता है। मैंने बताया था ना कि ये एक्वायर्ड वाले में क्या होगा कि एक स्पेसिफाइड रोग के लिए या बाह्य कारक के लिए शरीर के अंदर स्पेसिफाइड प्रतिरक्षी तंत्र को विकसित करेगा और वो इतना तेज हमला होगा उस बाह्य प्रोडक्ट के लिए या बाह्य कारक के लिए या बाह्य रोगाणु के लिए कि उस रोगाणु का जीवित रहना या उस बाह्य कारक का शरीर के अंदर प्रवेश होना नामुमकिन होगा। ठीक है, ये एक ऐसे समझ लो कि भाई ऐसे समझा सकता हूँ आपको, अगर एयरफोर्स का नॉलेज हो, जैसे अगर किसी देश के अंदर कोई जो फ्लाइट है एंट्रेंस कर रही है, जो फाइटर पायलट है, फाइटर प्लेन है, वो एंटर कर रहा है, तो उस फाइटर प्लेन को स्पेसिफाइड मिसाइल से ही टारगेट किया जा सकता है। ऐसा ही सिस्टम होता है हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में कि भाई मान लो MiG-21 आया तो MiG-21 की स्पीड इतनी है और उसको मारने के लिए हमें कम से कम इस रेंज की मिसाइल चाहिए। तो इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर मान लो एक पोलियो का वायरस शरीर में आया या एक टिटनेस का एक वायरस अंदर आया या TB का एक वायरस जीवाणु बैक्टीरिया अंदर आया या एड्स का एक आया, तो उससे स्पेसिफाइड लड़ने के लिए हमारे पास एंटीजन बनेंगे
वो स्पेसिफाइड होंगे, या प्रतिरक्षा तंत्र जो होगा वो स्पेसिफाइड होगा। स्पेसिफाइड होगा मतलब स्पेशल, जो सिर्फ उसी को मारने का काम करेगा। ठीक है, तो यही बाह्य करता है, अत्यंत विशिष्ट प्रघात करता है, ये लिखा हुआ है। इस प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षों का निर्माण किया जाता है। अब देखो वो क्या करेंगे, जब शरीर के अंदर एंटर होंगे तो हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र जो सिंपल सा है वो स्पेसिफाइड हो जाएगा। ठीक है, एक स्पेशल कारक के रूप में काम करेगा। तो उस स्पेसिफाइड कारक को क्या बोलेंगे, विशेष प्रतिरक्षा। ये जो प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षा का निर्माण करेगा। ठीक है, ये प्रतिरक्षी प्रतिजन के साथ विशेष प्रकार की अभिक्रिया करते हैं। इन अभिक्रियाओं के कारण कोशिका मध्य प्रतिरक्षा सक्रिय होता है। ठीक है, और इसके परिणाम स्वरूप शरीर में प्रतिजन का उन्मूलन किया जाता है। विशिष्ट प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। क्या हुआ कि जो प्रतिरक्षी है वो प्रतिजन, अब यहाँ पे दो वर्ड आए, प्रतिजन और प्रतिरक्षी। ठीक है, इन दोनों वर्ड को मैं बता दूं कि प्रतिरक्षी क्या होता है। देखो हमारे शरीर में प्रतिरक्षी यानी हमारा जो रोगाणु से लड़ने वाला जो सिस्टम में जन्मजात है, बाह्य रोगाणु से, बाह्य कारकों से लड़ने के लिए हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो एक सिंपल सा है कि भाई कोई भी बीमारी आए हम लड़ने के लिए तैयार है। एक ऐसी फौज जो हमेशा तैयार रहती है एक राजा के हुक्म पे कि हम जब भी कोई भी बाह्य रोगाणु हमारे शरीर को नष्ट करने, हमारे शरीर को परेशान करने आएगा, हम उसके लिए लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन अगर बाह्य रोगाणु, बाह्य कारक अगर शरीर के अंदर एंटर होता है और उस रोगाणु से लड़ने के लिए हमारे शरीर में जो स्पेसिफाइड कमांडो बनेंगे, उन कमांडो को क्या कहेंगे हम, प्रतिरक्षा। ठीक है, और उन जो बाह्य कारक शरीर के अंदर एंटर हो रहे हैं उनको कहेंगे हम प्रतिजन। अब ये प्रतिजन तभी कहलाएंगे जब हमारे शरीर के अंदर एंटर हो गए और एंटर होने के बाद ये प्रतिरक्षियों का निर्माण कर देंगे। प्रतिरक्षी के निर्माण के बाद इन बाह्य कारकों का नाम क्या हो जाएगा, प्रतिजन। तो ये इनके बारे में आगे डेफिनेशन में आएगा, मैं बता दूंगा। तो आपको बता दूं, ये प्रतिरक्षी का निर्माण इनसे लड़ने के लिए होता है, प्रतिजन से लड़ने के लिए होता है। लड़ने का इन द सेंस क्या है कि प्रतिरक्षी जो हमारा है एक स्पेसिफाइड प्रोटीन होता है। ठीक है, ब्लड में, लसिका में या लार में या उन कोशिकाओं में एक स्पेसिफाइड प्रोटीन होता है। वो प्रोटीन क्या करता है, इनके जो प्रतिजन है इनके प्रोटीन से रिएक्शन करता है और इनके रिएक्शन करने के बाद इनकी जो क्षमता है उसको खत्म कर देता है। ये प्रतिजन क्या करेंगे, हमारे शरीर में आने वाले जब प्रोटीन खत्म हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, अगर वो कोई रोगाणु है तो उसकी कोशिका खत्म हो जाएगी, अगर वो कोई कारक है तो कारक इसके साथ डाइल्यूट होकर या इसके साथ मिलके एक नया प्रोडक्ट बनाएगा जो शरीर को हानि नहीं पहुंचाएगा। तो इन्हीं में ये होता है कि प्रतिरक्षों में स्पेसिफाइड प्रोटीन का निर्माण होता है, वो इस प्रतिजन के प्रोटीन से रिएक्शन करता है। ठीक है, ये थोड़ी साइंटिफिक डेफिनेशन है, सिंपल सी बात है कि हमारे प्रतिरक्षी तंत्र ऐसा नहीं है कि बंदूक की गोली लेके AK-47 के सर दर्द दर्द स्टार्ट होकर मार दिया, नहीं। वो उनमें क्या होता है, उनकी बंदूक जो होती है वो स्पेसिफाइड होती है, साइंटिफिक बायोलॉजिकल होती है। उसमें क्या करते हैं, वो बायोलॉजिकल इवेंट के बायोलॉजिकल बुलेट का नाम है प्रोटीन। वो उस प्रोटीन को सक्रिय करके इस प्रोटीन को इस्तेमाल करता है और उस प्रतिजन से रिएक्शन करके प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। जो हमारे शरीर में सिस्टम ऐसे काम कर, जब शरीर में बाह्य कारक, बाह्य रोगाणु आएगा तो हमारे शरीर का प्रतिरक्षा सिस्टम उससे लड़ने के लिए एक स्पेसिफाइड कमांडो तैयार करेगा। उन कमांडो को हम प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, आगे अच्छे से पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये देखो, प्रतिरक्षी प्रतिजन के साथ विशिष्ट प्रकार की अभिक्रिया करते हैं। इन अभिक्रियाओं के कारण कोशिका मध्य प्रतिरक्षा सेल मेडिटेटेड इम्यूनिटी सक्रिय होता है। इनके सब के परिणाम के स्वरूप शरीर में प्रतिजन का उन्मूलन किया जाता है। विशिष्ट प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, कौन सी होती है अब देखते हैं। सक्रिय प्रतिरक्षा, ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें शरीर प्रतिजन के विरुद्ध स्वयं प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। ये प्रतिरक्षा केवल उस विशिष्ट प्रतिजन के लिए होती है जिसके विरुद्ध प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। देखो, सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होगा कि ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें प्रतिजन के विरुद्ध स्वयं प्रतिरक्षियों का निर्माण हमारी बॉडी खुद करती है। ठीक है, लिखा हुआ ना, ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें शरीर प्रतिजन के विरुद्ध स्वयं प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। ठीक है, ये प्रतिरक्षा केवल उस विशिष्ट प्रतिजन के लिए ही होती है जिसके विरुद्ध प्रतिरक्षा का निर्माण किया जाता है। दूसरा है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। इस प्रकार की प्रतिरक्षा में शरीर में किसी विशेष प्रतिजन के लिए विरुद्ध बाहर से विशिष्ट प्रतिरक्षा का प्रविष्ट कराया जाता है। इस प्रकार प्रतिरक्षियों में शरीर के द्वारा प्रतिरक्षा का निर्माण नहीं किया जाता, जैसे डिप्थीरिया, टिटनेस के टीके। एक बात बता दूं, एक सिंपल सा वायरस जो बुखार का है वो शरीर के अंदर एंटर होता है, हमारा शरीर 1-2 दिन में ऑटोमेटिक उस वायरस से, बुखार से लड़के हमें स्वस्थ बना देता है। तो उस बुखार से
या उस रोगाणु से, उस जीवाणु से लड़ने की जो क्षमता हमारे शरीर में ऑटोमेटिक जो जनरेट हुई है वो हो जाएगी सक्रिय प्रतिरक्षा, जिसमें हमारी बॉडी उस जीवाणु से लड़ने के लिए खुद ने उसने प्रतिरक्षी तंत्र का निर्माण किया। अब दूसरा क्या, हमें किसी बाह्य कारक को अंदर कराया, जैसे टिटनस है, पोलियो है, ठीक है, डिप्थीरिया का टीका लगाया, यानी हमने उस बाह्य कारक को पहले शरीर के अंदर प्रविष्ट कराया, शरीर को महसूस कराया कि ये रोगाणु शरीर के अंदर आ गया है, ठीक है, अब इसके लिए आप प्रतिरक्षियों का निर्माण कीजिए, तो वो कहलाएगा निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है, तो जो हम टीके की बात करते हैं, टीके में यही होता है कि वो एक निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र का प्रकार है। ओके।